सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के सुख समृद्धि व मंगल कामना को लेकर कांग्रेस जनों ने शुरू की पंचकोसी परिक्रमा। ड्रग रजिस्टर्ड टीबी व प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा पर हुई 1 दिवसीय कार्यशाला। काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में सड़क सुरक्षा विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। और बड़ा गांव ब्लॉक के खरावन गांव में हुआ फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। फाइलेरिया के रोगियों को प्रदान की गई MMDP किट। और अब खबरें विस्तार से। देश की सुख समृद्धि व मंगल कामना को लेकर कांग्रेस जनों ने पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत की, जिसमें पूर्व सांसद व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस की 5 दिवसीय पवित्र पंचकोसी यात्रा की शुरुआत पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुई। यह पवित्र पंचकोसी यात्रा शुक्रवार को लोहटिया स्थित बड़ा गणेश, बाबा श्री काल भैरव, बाबा श्री काशी विश्वनाथ, संकटा माता का विधिवत दर्शन पूजन कर डमरू व शंख ध्वनि के बीच मणिकर्णिका कुंड पर संकल्प लेकर प्रारंभ हुई। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर एवं पंजाब पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अजय राय के साथ मणिकर्णिका कुंड पर संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि काशी तीर्थों की नगरी होने के साथ ही साथ सभ्यता, संस्कृति और पौराणिक का भी समन्वय रखती है। काशी पूरे भारत का केंद्र बिंदु शुरू से ही रही है, इसलिए मैं इस यात्रा के माध्यम से काशी सहित पूरे भारत की जनता के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। मैं इस पंचकोशी यात्रा द्वारा ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ सबको सद्बुद्धि दे। मणिपुर जैसी रूह कपा देने वाली भयावह घटनाएं दोबारा इस देश में न घटे। हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहें, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ। अजय राय ने पवित्र मणिकर्णिका कुंड पर पंचकोसी यात्रा का संकल्प लेने के बाद श्री काशी विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के उपरांत अजय राय के नेतृत्व में पंचकोसी परिक्रमा करने वाले कांग्रेस जनों का जत्था धार्मिक मान्यता के अनुसार स्टीमर द्वारा जल मार्ग से विभिन्न घाटों से होते हुए मां गंगा को पार कर 80 घाट से लंका स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय चौराहे के रास्ते पंचकोसी मार्ग से कंदवा स्थित श्री कर्मदेश्वर महादेव के लिए प्रस्थान किए। बड़ा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को फाइलेरिया ग्रस्त 25 रोगियों को रुग्णता प्रबंधन व दिव्यांगता रोकथाम किट व आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जिले में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव के अंतर्गत खरावन पंचायत भवन पर गुरुवार को फाइलेरिया ग्रस्त 25 रोगियों को रुग्णता प्रबंधक व दिव्यांगता रोकथाम किट और आवश्यक दवा प्रदान की गई। साथ ही रोगियों को प्रभावित अंगों की नियमित सफाई के तरीके बताए गए। इस मौके पर फाइलेरिया नियंत्रण इकाई रामनगर के प्रभारी व बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने सभी रोगियों को MMDP किट प्रदान की। साथ ही उन्होंने फाइलेरिया नेटवर्क के सभी रोगियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया ग्रस्त अंगों मुख्यतः पैर की साफ सफाई रखने से इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है और सूजन में भी कमी रहती है। इसके प्रति लापरवाही बरतने पर अंग खराब होने लगते हैं, इससे समस्या बढ़ जाती है। इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए दवा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा समुदाय में फाइलेरिया रोगी सहायक समूह नेटवर्क के सदस्य लोगों को फाइलेरिया से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही बीमारी से जुड़े मिथक को भी दूर कर रहे हैं। डॉक्टर अमित ने सभी आशा कार्यकर्ताओं और संगिनी को फाइलेरिया के कारण, लक्षण, पहचान, जांच, उपचार व बचाव आदि के बारे में विस्तार से बताया। फाइलेरिया की सभी ग्रेडिंग के बारे में जानकारी दी। MMDP किट को हाथी पांव ग्रसित रोगियों के उपयोग के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में सिफार संस्था का भी सहयोग रहा। इस मौके पर BHO की टीम से सुनील कुमार ने कुछ फाइलेरिया मरीजों का ब्लड सैंपल लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक विनोद कुमार, सिफार के प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता व संगिनी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। शुक्रवार को क्लाइमेट एजेंडा द्वारा साइकिल से संतुलन से अभियान के तहत जगतपुर डिग्री कॉलेज के पास रंगी हुई हथेलियों के छाप से युवाओं का समर्थन दर्ज किया गया। शुक्रवार को क्लाइमेट एजेंडा द्वारा साइकिल से संतुलन से अभियान के तहत जगतपुर डिग्री कॉलेज वाराणसी के पास हथेलियों के छाप से युवाओं का समर्थन दर्ज किया। इस अभियान की मुख्य मांग शहर में प्रस्तावित नवीन सड़कों के निर्माण में साइकिल पथ का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, साइकिल पथ के किनारे पौधारोपण किया जाए, सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए एवं साइकिल लेन पर अन्य मोटर वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित हो।
क्लाइमेट एजेंडा की इस पहल के बारे में निदेशक एकता शेखर बताती हैं कि साइकिल से संतुलन अभियान वाराणसी से शुरू होकर प्रादेशिक स्तर तक साइकिल पथ की मांग रखेगा। क्लाइमेट एजेंडा हमेशा सभी पर्यावरणीय मुद्दों पर रचनात्मक तरीके से आम जन को जोड़ता आया है। आज भी सैकड़ों आम जन व युवाओं ने रंगीन हथेलियों की छाप देकर अपने शहर में साइकिल लेन के निर्माण की मांग रखी। एकता साइकिल लेन की आवश्यकता को विस्तार से बताती हैं। इस गतिविधि में शामिल मुख्य से सभी लड़कियों का मानना है कि उन्हें साइकिल चलाते समय सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आज भी सड़कों पर लड़कियां या महिलाएं साइकिल चालक असुरक्षित महसूस करते हैं। दुर्घटना का भय सदैव बना रहता है। उचित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था का अभाव भी असुरक्षा का एक प्रमुख कारण है। लड़कियों के लिए साइकिल केवल आवाजाही का साधन नहीं है, बल्कि वह उन्हें आत्मनिर्भरता का बोध भी कराता है। इसके साथ ही मोटर वाहनों की संख्या में इजाफा होने से साइकिल चालकों की प्रेरणा में भी कमी आ रही है, जिस कारण गरीब वर्ग इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। साइकिल से संतुलन के इस दूसरे दिन की गतिविधि में मुख्य रूप से सीमा, गुलबशा, अनुराधा, स्तुति, तनु, पायल, काजल, अदिति, अवनीश, श्वेता, रवि समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी रंगीन हथेलियों की छाप से साइकिल पथ के निर्माण की मांग की। चलाते तो थोड़ा डर लगता है आने में कि कहीं पीछे से बस कहीं कुछ। आजकल हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए साइकिल के लिए एक अलग सा लेंथ जरूरी हो गया है। हमसे अनुरोध है माननीय मोदी जी से और योगी जी से, हमारे मुख्यमंत्री है, जो जीटी रोड की कार्य चल रही है, इसको साइकिल लेंथ जो आपका थ्रू चल रहा है, संतुलन साइकिल संतुलन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। फिलहाल में इतनी रोडवेज हो रही है, साइकिल के लिए कोई सोच नहीं रहा है। इन लोग के लिए कुछ भी सोचा जाए। देश को 2025 तक टीबी की बीमारी से मुक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में एनटीईपी डीआरटीबी व प्राइवेट प्रैक्टिसर्स के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मलदैया स्थित एक होटल में किया गया। देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने की दिशा में सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ड्रग रेजिडेंस टीबी का व प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार देर शाम को मलदैया स्थित एक होटल में हुआ। कार्यशाला में HLF PPT हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट संस्था के PPSA प्रोग्राम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यशाला का उद्देश्य क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर सतत चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से चिकित्सकों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना था, जिससे टीबी रोगियों व जनमानस को बेहतर सेवाएं मिल सके। साथ ही चिकित्सक सहित अन्य पेशेवरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। स्टेट टीबी ऑफिसर शैलेंद्र भटनागर ने कहा कि क्षय मुक्त भारत को लेकर देश के प्रधानमंत्री का विजन तभी पूरा हो सकता है जब कोई टीबी रोगी का नोटिफिकेशन न छूटे। साथ ही क्षय रोगी एक भी दिन दवा खाना न छोड़े। टीबी के संपूर्ण उपचार के लिए उसका कोर्स का पूरा होना बहुत जरूरी है। कई टीबी रोगी बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं या फिर बदल बदल कर इलाज करते हैं, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ जाती है और कई बार बीमारी बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसे में मरीजों का सरकार द्वारा निर्देशित दवाओं से उपचार करने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही HIV, डायबिटीज मरीजों की टीबी की नियमित जांच की जाए। उन्होंने निक्षय पोषण योजना, ज्यादा से ज्यादा टीबी नोटिफिकेशन व आउटकम इंसेंटिव, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी एवं ट्रीटमेंट सपोर्टर पर भी विस्तृत चर्चा की। वाराणसी सहित जिलों के निजी चिकित्सकों से अपील की है क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने और टीबी रोगियों के उपचार में पूरा सहयोग करें। एनटीईपी जोनल टास्क फोर्स के चेयरमैन व केरल स्थित त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संजीव नायर ने कहा कि टीबी के संपूर्ण उपचार के लिए प्रतिदिन दवा खाना बेहद जरूरी है। सभी दवाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित और बेहद फायदेमंद है। कई दवाएं बहुत महंगी हैं, लेकिन सरकार की ओर से निःशुल्क दी जा रही हैं, जिसका टीबी रोगियों को लाभ उठाना चाहिए। प्रमुख वक्ता डॉक्टर नायर ने कहा कि टीबी के जीवाणु, DRTB, मल्टी ड्रग थेरेपी, प्रतिरोध दवाओं के महत्व आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। वाराणसी के जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीयूष राय ने समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में वाराणसी सहित गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र के DTO व DTC स्टाफ के अलावा HLF PPT PPSA के राहुल मिश्रा, ब्रिजेश पांडे व रविंद्र सिंह, WHO CHRI, वाइट्रिस आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ व निजी चिकित्सक मौजूद रहे।
सराय मोहाना थाना क्षेत्र में जमीन मकान के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सारनाथ थाना क्षेत्र के सराय मोहाना चौकी क्षेत्र के कोटवा में जमीन व मकान संबंधित विवाद में शुक्रवार को दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की झोपड़ी जला दी गई। इस घटना में एक पक्ष का कहना था कि विपक्षियों ने झोपड़ी जलाई है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उसके परिवार को फंसाने के लिए खुद से आग लगाई गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों पक्ष घर छोड़कर भाग निकले। एसआई अजय यादव ने बताया कि बनारसी और पिंटू पड़ोसी हैं। एक पक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा रहा था। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में 2 दिन पूर्व भी विवाद हुआ था। यह मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों का शांति भंग की धारा के तहत चालान कर दिया था। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पूर्व हुई मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष में मकान बनवाने के लिए सहमति बन गई थी, लेकिन किसी के उकसावे में दोबारा घटना हो गई। मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद से दोनों पक्ष घर छोड़कर भाग निकले। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मामला ये हुआ कि हमारे बेट था आबादी में रखे हुए थे और वो बेट को हटाते हुए और लाठी डंडे लेते हुए और हमारे भाभी को मारे और आधे समाज के सर फट गया, वो गिर गए और उसके बाद लेकर लाठी पूरे हमारे गांव के लोग हमारे घर के सभी लोगों को लेकर के लगे मारने। बाढ़ से पूर्व एनडीआरएफ ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी उप महानिरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। 11 एनडीआरएफ वाराणसी के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बाढ़ पूर्व तैयारियां एवं एनडीआरएफ टीमों की तैनाती इत्यादि विषयों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन मकबूल आलम रोड वाराणसी परिसर में किया, जिसमें मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक ने बताया कि मानसून सीजन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। इस संदर्भ में एनडीआरएफ लगातार आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, सिंचाई विभाग, नेपाल जल विज्ञान और मौसम विज्ञान इत्यादि एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है और मानसून की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शासन, एसडीएम में राहत आयुक्त, एसडीआरएफ से समन्वय बनाते हुए टीम की प्रीपोजिशन कर दिया गया है, जिसमें बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, भोपाल एवं जबलपुर में एक टीमें बाढ़ राहत हेतु तैनात है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट एवं राजघाट में एक टीम बाढ़ राहत तथा सावन महोत्सव हेतु तैनात है। वाराणसी में गंगा घाटों पर एनडीआरएफ टीम वाटर एम्बुलेंस के साथ तैनात रहती है, जिसमें आपातकालीन स्थिति में लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। वाटर एम्बुलेंस में आधुनिक उपकरणों के साथ प्रशिक्षित एवं अनुभवी पैरामेडिक्स तैनात रहते हैं, जो आपात स्थिति में तत्कालीन उपचार देकर घायल व्यक्ति को नदी के रास्ते नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाराणसी जनपद और आसपास के क्षेत्रों के लिए 4 टीमें सभी संसाधनों के साथ तैयार हालत में वाहिनी मुख्यालय में मौजूद हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र लखनऊ, गोरखपुर एवं भोपाल में विशेष टीमों को तैयारी हालत में रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अत्यंत गंभीर स्थिति में जरूरत पड़ने पर देश के दूसरे हिस्सों की एनडीआरएफ टीमों को भी एयरलिफ्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा सकता है। एनडीआरएफ राहत बचाव कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाती आई है और राज्य सरकार को सहयोग करते हुए वृक्षारोपण अभियान के तहत वृहद पैमाने पर फलदार एवं छायादार पेड़ों को लगाया गया है। अभी वर्तमान में वाहिनी के बचाव कर्मियों के द्वारा वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल एवं तैनाती वाले अन्य जिलों में भी लगातार पौधारोपण अभियान जारी है। बाढ़ को लेकर हमारी पूरी तरह तैयारी है। हमने विशेष अभियान चलाकर अपने जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी हमने तैराकी की प्रतियोगिताएं कराई, तैराकी की उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी और जो नाव के हमारे पास जितनी बोट हैं उनको हमने सारे इक्विपमेंट्स को चेक करके तैयारी हालत में यहाँ तैयार रखा हुआ है। और हम जो आईएमडी है यानी मौसम विभाग है और इसके अलावा जो और अन्य विभाग है जैसे सिंचाई विभाग है और आसपास के जो राज्य हैं उनके कंट्रोल रूम और यहाँ तक कि नेपाल उनके भी कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क है और हम उस पर नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि वाराणसी में जो बाढ़ आती है वो यहाँ की जो वर्षा है या यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, उनके पानी के अलावा नेपाल से जो पानी आता है और जो मध्य प्रदेश से पानी आता है उस पर भी काफ़ी निर्भर रखते हैं। सर, तो कितनी टीमें हैं और टीमों में कितने जवान हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हमारे पास 18 टीमें हैं और एक टीम में हमारे 47 जवान होते हैं और एक टीम हमारा किसी भी आपदा पर रेस्पॉन्स करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, किसी भी तरीके की आपदा हो। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शुक्रवार को बिंदु माधव वार्ड में स्वच्छता जागरूकता रैली विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई। बिंदु माधव वार्ड में शुक्रवार को स्वच्छता जागरूकता रैली विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई। रैली में विधायक मंडल अध्यक्ष सहित वार्ड के पार्षद ने लोगों से अपील की कि वह अपने वार्ड को स्वच्छ रखने में सहयोग करे, जिससे हमारे वार्ड के साथ साथ नगर निगम वाराणसी स्वच्छता में अपना सहयोग दे सके, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र स्वच्छ रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा के मंडल अध्यक्ष नलिन नयन मिश्र, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, स्थानीय पार्षद कनकलता मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विभूति नारायण मिश्रा, रोशन सेठ, राकेश सैनी, अर्जुन कपूर, सीता घिमरे, श्यामू यादव आदि उपस्थित थे। काशी को इस बार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर लाना है। इसमें नगर निगम के साथ साथ काशी के प्रत्येक जन अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लगा हुआ है। उसी क्रम में आज एक जन जागरूकता रैली दक्षिणी विधानसभा के बिंदु माधव वार्ड में निकाला गया। अन्य सभी वार्डों में, काशी के सभी वार्डों में इस तरह की जन जागरूकता रैली, साथ ही साथ जन जागरूकता बैठक, लोगों को अवेयर करना, स्वच्छता के बारे में बताना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है स्वच्छता, उस स्वच्छता को काशी में पूरी तरह से चरितार्थ स्वरूप देना, यह भाव लेकर के यह रैली निकाली गई। पूर्वांचल में भर राजभर व छात्रों ने अपने हक अधिकार एसटी आरक्षण के लिए हुंकार भरी। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से क्या भर राजभर बिरादरी को लोकसभा चुनाव के पूर्व एसटी का दर्जा देगी बीजेपी सरकार। यह कहना था जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर व प्रवक्ता राजू राजभर का, जो पराणकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए और किसी पार्टी में गठबंधन न होने की उम्मीद के कारण ओम प्रकाश राजभर दोबारा एनडीए में वापस गठबंधन किए बार बार सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे हैं। ये अपने बेटे को भी सांसद बनाने को आतुर हैं, किंतु आपने कभी सोचा है क्या कि जिस गरीब बिरादरी से आते हैं उसकी स्थिति, उसकी अनुचित जनजाति के आरक्षण की मांग पूरी कब होगी। बता दें कि भर राजभर बिरादरी अंग्रेजों के जमाने अपराधी जनजाति घोषित थे। 1931 के जातीय जनगणना में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भरों को एक्सिटीरियर कास्ट माना गया था। 70 जातियों को एक्सिटीरियर जाति माना गया था। उनमें 69 जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर दी गई। सिर्फ भर राजभर जाति संवैधानिक संरक्षण से वंचित रह गई। 1994 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश भर में भर जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में 27% आरक्षण दिया गया,
किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग में इस जाति के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सका। इस जाति की स्थिति ओबीसी के अहिर और कुर्मी जातियों से कंपटीशन की नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं। क्या इनके गठबंधन करने से भर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण मिल जाएगा? बीजेपी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र सरकार में भी है। संविधान लागू हुए 73 साल हो गए। भर राजभर बिरादरी को कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल पाया। यदि लोकसभा चुनाव के पूर्व एसटी नोटिफिकेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस बार ओम प्रकाश राजभर की बात मानकर भर राजभर समाज वोट नहीं करेगा। तो आज 15 जुलाई को माननीय अमित शाह के पास गठबंधन करने जाते और गठबंधन करते समय ये नहीं कहते कि हमारा अनुसूचित जनजाति का मुद्दा है, इस मुद्दे से गठबंधन हुआ है। जबकि नहीं माननीय अमित शाह की तरफ से कोई ट्वीट आया है, न माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया है, नहीं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया है कि इनका गठबंधन इस उद्देश्य में हुआ है। क्या समस्याएं आती हैं? अनुसूचित जनजाति वाले में समस्याएं नहीं हैं, इसमें समस्या नहीं है। हम उसमें शामिल होने के लिए लड़ रहे हैं, जिसका इन्होंने समाज के साथ साथ सरकार को गुमराह करके इस मुद्दे को हाईजैक करना चाहते हैं और यही हाईजैक करके वो अपने बेटे और दोनों बेटों को अपने कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ बने, लेकिन ये प्रस्ताव भिजवा दे और जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता समाज इनका बहिष्कार करता है। शुक्रवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 25 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में शुक्रवार को ललित कला विभाग में सड़क सुरक्षा विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 25 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अपने रंग ब्रश के माध्यम से लोगों को आगाह किया कि सड़क पर सावधानी से चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सिग्नल नियम का पालन करें, अन्यथा इसका परिणाम भयावह हो सकता है। अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना हो तो ट्रैफिक नियम का पालन करना ही होगा। इस प्रतियोगिता में ललित कला विभाग के अलावा महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बीएफए चतुर्थ वर्ष की अंकिता जायसवाल, बीएफए तृतीय वर्ष के छात्र प्रेमचंद को द्वितीय पुरस्कार एवं बीएफए द्वितीय वर्ष के विशाल कुमार मौर्य को तृतीय पुरस्कार, इसके साथ ही सोनल सिंह, दीपक शर्मा को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर रविंद्र गौतम, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर सविता यादव, सुश्री शालिनी कश्यप, किशन गुप्ता, दिव्यानी राय आदि लोग उपस्थित रहे। 35 बच्चों ने भाग लिया था और कुछ बाहर से भी बच्चे आए थे दूसरे कॉलेजों के। ये चित्र कितना असर करेगा बच्चों के ऊपर कि ट्रैफिक के नियम के ऊपर? देखिए, एक तो जब प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेते हैं तो इस विषय को खुद समझते हैं और समझते हुए जब चित्रकारी करते हैं तो उससे उनके जहन में भी बहुत सारी बातें जाती है और दूसरों को भी बताते हैं कि इस तरह की सुरक्षा की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन चित्रों के माध्यम से एक तो स्वयं भी परिचित होते हैं और स्वयं भी उस विषय से जुड़ते हैं और दूसरों को भी सचेत करते हैं। शुक्रवार को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और 137 CETF बटालियन 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने मिलकर नमो घाट पे लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम की अलख जगाई। साथ ही लोगों में पौधे का वितरण भी किया गया। पौधारोपण, बिजली पानी की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश देकर 28 जुलाई शुक्रवार को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और 137 CETF बटालियन 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने नमो घाट पर प्रकृति से प्रेम करने की अलख जगाई। मिशन लाइफ का मंत्र देकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में आम, अमरूद, आंवला, लेमन ग्रास आदि पौधों का वितरण किया गया। गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को संकल्पित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत की माता बहनें हजारों सालों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील रही हैं। पेड़ पर्वतों की पूजा में उनका प्रकृति के प्रति आदर भाव अभिव्यक्त होता था। वर्तमान पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना होगा। यदि हमने इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को हम रहने लायक नहीं छोड़ पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण, बिजली की बचत, पानी बर्बाद न करने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लेना होगा। इन आदतों में परिवर्तन कर हम धरती की सेवा कर सकते हैं।
गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार शिवेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए ध्यान आकर्षण करता है। पौधा लगाकर और उसे बचाकर हम स्वस्थ भारत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार शिवेंद्र सिंह और जवान गौरव सिंह, राजकुमार, सुमन सिंह, सुरभि गुप्ता, सुधाकर पांडे आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण बचाने के लिए सबसे आग्रह किया है, सबको आम, अमरूद, शमी, आंवला, अन्य पौधों का वितरण करके यह प्रयास किया है कि लोग इस पौधे को अपने घर लगाएं और पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वह अच्छा हो, हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छे पर्यावरण, एक सुखद स्वस्थ वातावरण में रहने का अनुभव मिले और हम सब अपनी माता की तरह हितकारिणी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। यजा इवेंट्स द्वारा शुक्रवार को मलदहिया स्थित होटल एचएचआई में काशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 50 स्टॉल लगाए गए। यजा इवेंट्स द्वारा आज मलदहिया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में काशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से लगभग 50 स्टॉल लगाए गए, जिसमें यजा इवेंट संस्था एवं लायंस क्लब बनारस द्वारा दिव्यांग बच्चों व विधवा महिलाओं के रोजगार को सृजित करने हेतु 2 स्टॉल निःशुल्क दिए गए हैं, जिससे कि वो अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर अपना जीवन यापन कर सके। काशी मेले की संयोजिका डॉक्टर यमुना सिंह व पूजा चौधरी हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण व स्वावलंबन को बढ़ावा देने के साथ ही दिव्यांग मलिन बस्ती के बच्चों व रेस्क्यू किए बच्चों के रोजगार हेतु सहायक है। इस मेले का मुख्य आकर्षण स्वयं निर्मित जेवर, राखी, बूटी, लकी ड्रा, चटपटे व्यंजन इत्यादि के स्टॉल हैं। इसकी सहयोगी संस्था करौली डायग्नोस्टिक है। काशी की जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं एवं इस मेले का लुत्फ उठाएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोमिल सिंह, प्रिया सिंह, सिमरन चौधरी, राधिका चौधरी तथा लायंस एवं इनरविल क्लब के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे। काशी मेला हमने लगाया है और ये इस मेले का मेन उद्देश्य हमारा महिला स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है उनकी, और साथ ही उनका आर्थिक स्वतंत्रता से की वजह से हमने लगाया है। और इसके अलावा इस मेले का आयोजन हमने ऐसी लेडीज़ के लिए किया है जो कि घर पे रह के अपने आप को आगे निखारना चाहती हैं, अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहती हैं और जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो हम इसके माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सिंधी समाज द्वारा इन दिनों पूरे देश में भगवान झूलेलाल चालीसा महोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। संत श्री रवि महाराज गोरखपुर के सानिध्य में लक्सा स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में 16वें दिन झूलेलाल चालीसा महोत्सव सिंधी गीत, कीर्तन, भजन के उमंगों में नृत्य करते हुए ईश्वर की प्रार्थना के साथ शुरू हुई। संत श्री ने झूलेलाल से प्रार्थना की कि देश, जाति, राष्ट्र के समृद्ध, प्रगति, सुख, शांति बनी रहे। सैकड़ों महिलाओं, युवकों के साथ एस कुमार, ओम प्रकाश बदलानी, लीला राम सचदेवा, श्रीचंद पंजवानी, कमलेश हुगानी, अजय रुपेजा, रवि सहेजा, दिलीप तुलसियान आदि प्रमुख लोग जिसमें उपस्थित थे। चालीसा पर्व इसलिए हम लोग मनाते हैं कि आज से 1000 वर्ष पूर्व जब सिंध में मीरक शाह जैसे राजा का आतंक था, तो वहाँ की प्रजा उनसे बड़ी त्रस्त थी, तो वहाँ की सारी प्रजा मिलकर के वहाँ की जो नदी, सिंधु नदी थी, पवित्र नदी थी, वहाँ पे उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा, पूजा पाठ किया और वहाँ से एक आवाज़ आई कि आगामी चैत्र प्रतिपदा की प्रथम तिथि नवरात्र के पहले दिन कोई बालक जन्म लेगा जो उस पापी का अंत करेगा। वो वचन सत्य हुआ और बालक ने जन्म लिया। लेकिन वो 40 दिन का जो उपवास था उस माह की जुलाई से अगस्त तक वो लोग जो मनाते थे, आज भी हम लोग उस परंपरा को पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। इस दिन हम लोग 40 दिन में पूजा पाठ और भक्ति करते हैं अपने भगवान के प्रति। घरों में भी आरती होती है, सभी माताएं बहनें आकर के आस्था रखती है। लास्ट के जो 9 दिन होते हैं उसमें हम लोग विशेष रूप से नाखून बाल भी नहीं काटते हैं और लहसुन प्याज का भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो न बने, उसके बिना खाना बने। तो पूर्ण रूप से हम लोग पूजा पाठ भक्ति करके अपने उस पर्व को मना करके सभी को एक शुभ संदेश देते हैं कि ये हमारा जो चालिया है वो सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी आश पूर्ण करे, सबकी झोली पूरी करे। कार्यक्रम के इस क्रम में झूलेलाल कॉलोनी महमूदगंज में भी चालीसा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रातः आरती का समय सुबह 9:45 बजे और रात्रि में 9:45 बजे पर रखा गया। तो हमारा पूजा होती है, एक आरती होती है। आज के दिन मतलब हम लोग प्रतिदिन उनकी आरती करते हैं, उनको याद करते हैं। हम लोगों ने हम लोगों के लिए किया कुछ, हमारे हिंदू धर्म के लिए उन्होंने साक्षात दर्शन दिए।
इसलिए हम लोग ये अपना बराबर इस चालिया महोत्सव को मनाएंगे। इस बार हम लोगों ने पहली बार शुरू किया है। ये हमारी वाराणसी में कॉलोनी है, झूलेलाल नगर महमूदगंज में है ये। यहाँ पे हमारे काफ़ी सिंधी समुदाय के लोग रहते हैं। ये हम लोग चाह रहे हैं कि हर साल हम लोगों का ये हो, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा होगी, हर साल हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।